नमस्कार। आज हम बिहार सरकार की एक काफी चर्चित पहल पर बात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। हाल ही में इसके तहत पैसे मिलने भी शुरू हुए हैं, तो लगा कि ये सही समय है इसे ठीक से समझने का। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये योजना असल में है क्या, जमीनी स्तर पर, मतलब ये कैसे काम करेगी, और सबसे जरूरी, बिहार की लाखों महिलाओं के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज आगे बढ़ता है। शायद यही सोच इस योजना के पीछे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। सबसे पहले ये योजना देती क्या है, मतलब मिलता क्या है इसमें। तो जानकारी के मुताबिक हर योग्य परिवार की एक महिला सदस्य को शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसे आप एक तरह से शुरुआती पूंजी कह सकते हैं, सीड कैपिटल। अब 10,000 रुपए सुनने में शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन कई छोटे मोटे काम शुरू किए जा सकते हैं इससे, है ना। जैसे जानकारी बताती है, महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर सकती हैं, या घर के पास कोई छोटी सी किराना दुकान। आजकल डेयरी और दूध से जुड़े छोटे काम भी काफी चलते हैं, वो भी हो सकता है। ब्यूटी पार्लर या फिर मुर्गी पालन जैसे विकल्प भी हैं। मतलब ऐसे काम जिनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता और जिनकी मांग भी रहती है आसपास। सीड कैपिटल वाला आइडिया है ना, ये दिलचस्प है। ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये एक तरह से महिलाओं को, आप कह सकती हैं, उद्यमिता की दुनिया में पहला थोड़ा सुरक्षित कदम रखने का मौका दे रहा है। 10,000 रुपए का जोखिम शायद उतना बड़ा ना लगे जितना सीधे बैंक से लोन लेकर काम शुरू करने में लगता है ना। तो ये एक तरह का, मतलब, प्रयोग करने का अवसर देता है कि देखो, क्या ये काम तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसे चला सकती हो। ये सिर्फ वित्तीय मदद नहीं है, ये शायद आत्मविश्वास बढ़ाने वाला पहला कदम ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। मतलब बिना बड़े बोझ के एक शुरुआत करने का मौका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, जो मुझे काफी रोचक लगा इसमें। जानकारी ये भी कहती है कि अगर 6 महीने बाद, 6 महीने का समय दिया गया है, अगर सरकार को लगता है कि महिला ने जो काम शुरू किया है वो ठीक चल रहा है, सक्रिय है, मतलब उसमें दम है, तो फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे स्केल अप करने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। और यहीं पर ये योजना थोड़ी अलग दिखती है पारंपरिक सब्सिडी योजनाओं से। ये जो 2 चरणीय वित्त पोषण मॉडल है, मतलब 2 स्टेज फंडिंग, ये सिर्फ शुरुआत करवाने पर नहीं रुकता। ये व्यवसाय को टिकाऊ बनाने पर, उसे सस्टेनेबल बनाने पर जोर देता है। पहला चरण एक तरह की परीक्षा है, आप कह सकते हैं। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो फिर आपको बड़ा सहारा मिलता है। इसे हम परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जैसा कुछ समझ सकते हैं, या स्टेज्ड रिस्क मिटिगेशन। हाँ, सरकार पहले छोटे स्तर पर जोखिम लेती है, देखती है, और जब व्यवसाय अपनी क्षमता साबित कर देता है तब बड़ा निवेश करती है। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, ताकि पैसा सही जगह लगे और छोटे उद्यम सिर्फ शुरू ना हो बल्कि चलें और बढ़ें भी। तो ये सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, ये एक तरह से सफल उद्यमी तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा लगता है मुझे। किसे, कौन सी महिलाएं हैं जो इसके दायरे में आती हैं? तो उम्र की बात करें तो जानकारी के अनुसार 18 से 60 साल। ये दायरा तो काफी बड़ा रखा गया है। हाँ, काफी बड़ा है। मतलब कामकाजी उम्र की लगभग सभी महिलाएं आ सकती हैं इसमें। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। जैसे पहली ये कि महिला इनकम टैक्स ना देती हो। दूसरी, वो किसी सरकारी नौकरी में ना हो, ये तो ठीक है, लक्षित समूह के लिए है। और तीसरी, जो काफी अहम लगती है, वो ये कि महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह, मतलब SHG, उसका सदस्य होना जरूरी है। हाँ, इन शर्तों से बिल्कुल साफ पता चलता है कि योजना का लक्ष्य समूह कौन है। जाहिर है, ये उन महिलाओं पर केंद्रित है जो आर्थिक रूप से शायद उतनी मजबूत नहीं है और संगठित क्षेत्र के लाभों से भी दूर है। और ये जीविका समूह वाली शर्त, ये खास तौर पे ध्यान देने लायक है, क्योंकि बिहार में जीविका का नेटवर्क, जैसा हम जानते हैं, बहुत बड़ा और मजबूत माना जाता है। लाखों महिलाएं इससे जुड़ी हैं, हजारों गांवों तक इसकी पहुंच है। तो सरकार शायद इस बने बनाए एक तरह से भरोसेमंद नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाह रही है, ताकि योजना को लागू करना आसान हो, महिलाओं तक पहुंचना आसान हो, और शायद निगरानी भी बेहतर हो सके। SHG में एक दूसरे का सहयोग भी होता है, थोड़ा दबाव भी रहता है काम करने का। हाँ, ये तो समझ आता है कि मौजूदा व्यवस्था का फायदा उठाया जाए, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी उठता है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था शायद। क्या बिहार की सभी पात्र महिलाएं, मतलब जो गरीब हैं, टैक्स नहीं देती, क्या वो सब जीविका समूह का हिस्सा हैं? या जो नहीं हैं, क्या उनके लिए इस योजना से जुड़ने का कोई रास्ता है? या फिर ये योजना सिर्फ मौजूदा SHG सदस्यों तक ही सीमित रह जाएगी? इस समावेशिता, इंक्लूजन वाला पहलू देखने वाला होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और योजना के कार्यान्वयन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस पर ध्यान देना ही होगा।
हो सकता है कि इस योजना के कारण और ज्यादा महिलाएं एसएचजी से जुड़ने के लिए प्रेरित हों, जो अपने आप में एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये पक्का करना जरूरी है कि प्रक्रिया ऐसी न हो कि जो महिलाएं अभी तक इन समूहों से नहीं जुड़ पाई हैं, वो इस अवसर से वंचित रह जाएं। शायद इसके लिए कुछ विशेष अभियान चलाने की जरूरत पड़े उन्हें जोड़ने के लिए। सही कहा, जागरूकता फैलानी होगी। खैर, अब जरा आवेदन प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रक्रिया को आसान रखने की कोशिश की गई है। आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी। हाँ, ये जरूरी है। ये लचीलापन जरूरी है, क्योंकि जाहिर है हर महिला की पहुंच इंटरनेट या कंप्यूटर तक नहीं होगी, खासकर गांवों में। और ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सुविधा भी दी गई है कि वे अपने पंचायत या ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर ही वहीं पर इस योजना से जुड़ने की जानकारी ले सकती हैं और शायद आवेदन भी कर सकती हैं। मतलब उन्हें इसके लिए जिला मुख्यालय या बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कोशिश यही दिखती है कि प्रक्रिया बाधा न बने। बिल्कुल, प्रक्रिया का सरल और सुलभ होना, मतलब एक्सेसिबल होना, किसी भी जमीनी योजना की सफलता की पहली कुंजी है। अक्सर होता है ना, जटिल फॉर्म, ढेर सारे कागजात और दूर दराज के दफ्तर, ये सब चीजें लोगों को, खासकर महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों को हतोत्साहित कर देती हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देना और स्थानीय स्तर पर पंचायत या बरखंड पर सुविधा देना, ये दिखाता है कि योजना बनाते समय शायद जमीनी हकीकतों का ध्यान रखा गया है। इससे उम्मीद तो बनती है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाएं वास्तव में आवेदन कर पाएंगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर जो जानकारी देने वाले हैं या मदद करने वाले कर्मचारी हैं, वो कितने प्रशिक्षित और संवेदनशील हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है, ट्रेनिंग और संवेदनशीलता। खैर, कोई भी नई पहल हो, उसमें कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें भी कुछ संभावित चुनौतियों का जिक्र है। पहली चुनौती तो यही है जागरूकता, मतलब अवेयरनेस। बिहार के कोने कोने में हर पात्र महिला तक ये जानकारी पहुंचाना कि भाई ऐसी कोई योजना है और वो इसका लाभ उठा सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, खासकर दूर दराज के इलाकों में। दूसरी चुनौती है पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, यानी ये देखना कि जो 10,000 रुपए या बाद में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो वाकई उसी छोटे व्यवसाय को शुरू करने या बढ़ाने में लग रहे हैं जिसके लिए दिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और घरेलू जरूरत में खर्च हो जाएं। इसकी निगरानी कैसे होगी, ये एक सवाल है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती जिसका जिक्र मिलता है, वो है बाजार से जुड़ाव, मार्केट लिंकेज। मान लीजिए महिलाओं ने मेहनत करके सिलाई करके कपड़े बना लिए या अचार पापड़ बना लिए या कोई और चीज तैयार कर ली, अब उसे बेचेंगी कहाँ? अगर उनका माल बिकेगा नहीं तो उनका उद्यम टिकेगा कैसे? सही बात। सिर्फ उत्पादन काफी नहीं है, उसे मुनाफे में बदलना भी जरूरी है। ये तीनों ही चुनौतियां बहुत वास्तविक हैं और दुनिया भर में इस तरह की जो माइक्रो क्रेडिट या उद्यमिता योजनाएं चलती हैं, उनमें ये देखी जाती हैं। जागरूकता के लिए शायद सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहना काफी ना हो। जैसा आपने कहा, जीविका नेटवर्क, स्थानीय एनजीओज और समुदाय के नेताओं को भी शायद शामिल करना पड़े। पैसे के सही इस्तेमाल के लिए हो सकता है एसएचजी के भीतर आपसी निगरानी थोड़ी भूमिका निभाए और साथ ही कुछ औचक जांच भी जरूरी हो सकती है। और जहां तक बाजार से जुड़ाव की बात है, हाँ, ये अक्सर सबसे मुश्किल पहेली साबित होती है। क्या सरकार इसमें कोई भूमिका निभाएगी? ये सवाल अहम है। जैसे क्या इन महिलाओं के बनाए उत्पादों के लिए कोई साझा बिक्री केंद्र, कोई कॉमन आउटलेट बनाने की योजना है, या उन्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मदद की जाएगी, या फिर सरकारी खरीद में उन्हें कोई प्राथमिकता मिलेगी? जानकारी में इन बातों पर ज्यादा विवरण नहीं है, लेकिन ये पहलू योजना की लंबी अवधि की सफलता के लिए निर्णायक होगा। अगर महिलाओं को बाजार में टिकना है तो उन्हें सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि क्वालिटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इन सब पे भी ध्यान देना होगा। हाँ, ये मार्केट वाला पेंच तो सुलझाना ही होगा, इसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। वैसे जानकारी में ये सुझाव भी दिया गया है कि अगर सरकार सिर्फ पैसा देने के साथ साथ महिलाओं को जरूरी प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग, और लगातार मार्गदर्शन और निगरानी, जिसे मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग कहते हैं, वो भी दे, तो योजना ज्यादा असरदार हो सकती है। बिल्कुल। जैसे शायद हिसाब किताब कैसे रखें, इसकी ट्रेनिंग, या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, इस पर सलाह। हाँ, क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पैसा दे देना काफी नहीं होता। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, व्यवसाय प्रबंधन के गुर, थोड़े डिजिटल कौशल आजकल जरूरी हो गए हैं, और बाजार की समझ, ये सब प्रशिक्षण का हिस्सा हो सकते हैं।
और निगरानी का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं कि पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, बल्कि ये भी समझना कि महिलाओं को कहाँ दिक्कत आ रही है और कैसे उनकी मदद की जा सकती है, एक तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट। अगर ये सब चीजें साथ में हों तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ एक और सरकारी स्कीम नहीं लगती है। ये बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सोचा समझा कदम नजर आता है। ये सिर्फ 10,000 रुपए या 2 लाख रुपए की बात नहीं है। ये उस सोच को बढ़ावा देने की कोशिश है कि महिलाएं भी उद्यमी बन सकती हैं, अपना काम शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की आमदनी में एक अहम योगदान दे सकती हैं। हाँ, इसका संभावित असर काफी गहरा हो सकता है। जब एक महिला कमाना शुरू करती है तो अक्सर हमने देखा है कि वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा परिवार पर, खासकर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है। उसका अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, घर के फैसलों में उसकी भागीदारी बढ़ती है। ये सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है, ये सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ भी एक कदम है। आप कल्पना कीजिए, अगर लाखों महिलाएं इस योजना से जुड़कर छोटे छोटे ही सही पर सफल व्यवसाय चलाने लगें, तो ये बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो आज हमने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये कैसे काम करती है, कौन इसके लिए पात्र है, आवेदन कैसे होता है और इसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। ये निश्चित रूप से बिहार में महिला सशक्तिकरण की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। इस योजना के तात्कालिक आर्थिक लाभ तो शायद कुछ समय में दिखने लगेंगे, लेकिन सोचिए, अगर ये योजना बड़े पैमाने पर सफल होती है तो अगले 10-15 सालों में ये बिहार के गांवों और कस्बों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी गतिशीलता, परिवार के भीतर उनकी पारंपरिक भूमिकाओं को किस हद तक बदल सकती है। क्या हम काम करने वाली महिलाओं की संख्या में एक बड़ी उछाल देखेंगे? क्या संपत्ति पर उनके अधिकार या नियंत्रण में कोई बदलाव आएगा? क्या लड़कियों की शिक्षा और उनकी आकांक्षाओं पर इसका कोई असर पड़ेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये आर्थिक पहल किस तरह के गहरे सामाजिक बदलावों की नींव रखती है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब हमें शायद आने वाले सालों में ही मिलेंगे। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।